हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए बड़ी थर्ड के एपिसोड नंबर 4 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में डोंगजू को एक सपना आया था जिसमें उसने देखा था कि कोई कार उसका पीछा कर रही थी, जिससे वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। और इसी बीच वो कार समेत खाई में गिर जाता है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो मछलियों के बीच में पड़ा होता है और उधर सेक्रेटरी गोंग एल्डो को देखकर सोच में गुम थी कि वो अब चेयरमैन को बताए या नहीं कि स्टडी रूम में उसने एल्डो को छुपे हुए देख लिया था। और इधर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि एल्डो के साथ बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि वो पहली डील से ही इतना ज्यादा पैसा खाकर और डील की डिमांड कर रहा है। देन डोंगजू के छुट्टी पर जाने की वजह से वो एल्डो को खुद ही सेफ का पासवर्ड निकाल कर दे देते हैं ताकि वो वहां से पैसा निकालकर जैंग सियोन को दे आए। एल्डो उस पासवर्ड की फोटो तो ले लेता है, लेकिन वो चेयरमैन को कैसे बताए कि ये पासवर्ड तो बहुत पुराना है और वो इसको आजमा कर आ चुका है। यहाँ पर हम गुएकुई को भी स्टडी रूम में देखते हैं जो कि उन्हीं बुक्स के दरमियान में से एक नया पासवर्ड वाला पेपर ढूंढ निकालती है और काफी ज्यादा खुश भी होती है कि उसके हाथ सेफ का नया पासवर्ड लग गया है। उसके बाद अगले दिन एल्डो चेयरमैन को बता देता है कि आपका पासवर्ड काम नहीं किया है। चेयरमैन को तब याद आ जाता है कि उन्होंने पासवर्ड बदल दिया था और वो सिर्फ जोंगजू को ही याद होता है और उन्होंने पेपर पर अपने पास लिखकर भी रखा हुआ था। उसके बाद चेयरमैन अपने रूम में वो पेपर तलाश करते हैं, लेकिन ये देखकर उन्हें झटका लगता है कि वो पेपर यहाँ से गायब था। वो एल्डो को फोन करके भी ये बता देते हैं कि जैंग सियोन को अभी टाल दो, लेकिन वो ये नहीं बता पाते हैं कि नया पासवर्ड तो चोरी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम डोंगजू और वॉनबे को देखते हैं। वॉनबे डोंगजू को खाना खिलाता है। डोंगजू अपना नाम हियोन बताता है जो कि गलत था और उसे ये भी याद नहीं था कि उसे गोलियां कैसे लगी थीं और इसके साथ क्या हुआ था। वॉनबे उसे लेकर दिखाता है कि वो पानी में तैरते हुए किनारे तक पहुंचा था, उसे गोलियां लगी थीं और उसने उसका इलाज किया है। डोंगजू को ये सब कुछ याद नहीं होता है। दरअसल गोलियां लगने के बावजूद वो बच गया था और खुद ही तैरकर वो किनारे तक आया था और रात तक वहीं पर बेहोश पड़ा रहा था। होश आने पर वो वॉनबे के घर पर पहुंच गया था। उधर उधर हम जैंग सियोन को देखते हैं जो कि एल्डो के लाए हुए थोड़े से पैसों पर उसको डांटने लग जाता है कि वो डोंगजू की तरह सेफ के अंदर नहीं घुस पाया है और अभी तो उसने उसके 2 खरब वापस करने हैं। इधर वॉनबे डोंगजू को और बाकी सारा सामान भी दे देता है जो उसके पास से उसे मिला था। डोंगजू के पास जब वो सामान आता है तो उस सामान को देखकर भी कुछ याद नहीं कर पा रहा था। उसका फोन भी किसी हद तक काम कर रहा होता है। तो वॉनबे कहता है कि सोच समझ कर कुछ करना, हो सकता है कि तुम्हारी बात तुम्हारे कातिल से हो जाए। उसके बाद डोंगजू फोन में मौजूद एक ही नंबर पर कॉल मिलाता है जो कि योनाम के पास होता है, मगर वो अपनी मॉम से बात कर रही होती है जो कि उसे हुचियोल के साथ घर पर वापस जाने के लिए बोल रही होती हैं। मॉम का कहना था कि चेयरमैन उसे शेयर्स इसी शर्त पर देंगे अगर वो हुचियोल के साथ अपनी शादी निभाएगी। और अपनी मॉम की ये बात सुनकर उसको भी गुस्सा आ जाता है। जब उस एक्स्ट्रा फोन पर डोंगजू की कॉल आती है तो हुचियोल उठा लेता है। डोंगजू उसे अपना नाम हियोन बताकर बात करने की कोशिश करता है तो हुचियोल बहुत ज्यादा गुस्से में उसे गालियां देकर फोन काट देता है और वो पहचान लेता है कि ये डोंगजू ही था। फोन बंद होने पर डोंगजू कहता है कि ये किसका फोन था यार। उधर चेयरमैन यू नाम को साफ बता देते हैं कि उसकी शादी एक बिजनेस डील थी। उसे शेयर सिर्फ तभी मिल पाएंगे अगर वो डोंगजू के बजाय ह्यूचुअल से अपनी शादी निभाएगी और ह्यूचुअल भी वो एक्स्ट्रा फोन लेकर मॉम को दे देता है और उन्हें भी बता देता है कि डोंगजू इसके जरिए यू नाम से राब्ते में था और अभी उसी की कॉल आई थी। यू नाम अब शेयर्स की खातिर घर जाने को तैयार हो जाती है और मॉम ने उसका वो फोन भी अपने पास रख लिया था। उसके बाद शाम को एल्डो आकर चेयरमैन को बताता है कि कोस्ट गार्ड ने राब्ता किया था कि डोंगजू ने एक याक बुक की थी। वो वहाँ पर अचानक से गायब हो गया था सब कुछ छोड़ छाड़ कर। तो चेयरमैन कहते हैं कि याक पर समंदर घूमना उसका सपना था और मुझे लगता है कि उसने वही पूरा किया है। उसे जल्दी से तलाश करके वापस लेकर आओ क्योंकि उसके बिना काम बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस पर एल्डो उन्हें ओके बोल देता है।
वहाँ पर वॉन बे और डोंगजू की गुमशुदगी के बारे में पता करने आए हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। वो पुलिस के पास भी नहीं गए थे क्योंकि उन्हें वहाँ जाना सेफ नहीं लगा था। घर पर मॉम एल्डू को भी यूनियम का फोन देकर बताती हैं कि ये डोंगजू ने यूनाम को दिया था और आज उसी की कॉल भी आ गई थी जो हुई चियोल ने उठाई थी। यह सुनकर डोंगजू को पहले यकीन नहीं आता है, इसीलिए वो खुद कॉल मिलाता है। डोंगजू फोन उठाता है और उसे गाली देते हुए कहता है कि मुझे गोलियां तुमने ही मारी थी ना, देखना कातिल अब मैं कैसे वापस आता हूँ और मैं तुझे जान से मार दूंगा। डोंगजू की आवाज सुनकर एल्डू को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसने डोंगजू का मर्डर नहीं किया था और अब एल्डू खुद भी बच सकता था। वो कुछ भी बोले बिना ही फोन काट देता है। डोंगजू को कुछ भी याद नहीं था, उसने बस कातिल को डराने के लिए और अपना सच पता करने के लिए ये सब कुछ बोल दिया था, मगर एल्डू ने कुछ भी बोले बिना फोन काट दिया था। इसीलिए वो लोग अब ये सोच रहे होते हैं कि शायद उसके कातिल अब उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। और वाकई यही बात सच भी होती है कि जैंग सियोन भी डोंगजू के जिंदा होने की खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसको पकड़कर लाने का ऑर्डर भी दे देता है। एल्डू, गोह्यू और बाकी कुछ गुंडे मिलकर समंदर के पास की बस्तियों में डोंगजू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि डोंगजू जैसे अभी तक यही लग रहा था कि उसका हादसा कार में गिरने की वजह से हुआ है। वो भी वॉनबे के साथ बोर्ड पर बैठते हुए उसी इलाके में कोई सुराग ढूंढने निकल जाता है। वॉनबे भी उसे समझा रहा होता है कि उसे गोलियां मारकर मारने की कोशिश की गई थी क्योंकि कार समेत खाई में गिरने का कोई भी सबूत नहीं था। तो एल्डू वहां समंदर पर जाकर देखता है कि सब कुछ वैसा का वैसा ही था। इसीलिए वो जैंग सियोन को फोन करके बता देता है कि डोंगजू याक पर वापस नहीं आया है, ये बिल्कुल उसी हालत में पड़ी हुई है। वहाँ पर गोह्योन और उसके आदमी भी बस्ती में डोंगजू की फोटोज दिखाकर सबसे पूछ रहे होते हैं। कुछ देर बाद एल्डो को याक से उतरते हुए दूसरी बोट में डोंगजू वॉनबे के साथ गुजरता हुआ देख लेता है और वो काफी हैरान हो जाता है और इसी हैरानी में उसका ध्यान ही नहीं रहता। वो फिसलकर पानी में गिरकर डूब जाता है तो डोंगजू जल्दी से कूदकर उसे पानी से बाहर निकाल कर ले आता है। एल्डू को तो तब हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, लेकिन डोंगजू को बुखार हो चुका था और वो वैनबे के साथ घर पर होता है। हॉस्पिटल बेड पर पड़े हुए एल्डो को वो याद सता रही होती है कि जिसे उसने कत्ल किया था वही उसकी जान बचाने आ गया था। डोंगजू के इस तरह सामने आने की याद उसे बेचैन कर रही होती है। वहाँ पर हम गोह्योन और उसके आदमियों को देखते हैं जो कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और हर एक घर से पूछ रहे होते हैं। तभी वो वॉनबे के घर तक पहुँच गए थे, मगर तब तक वो लोग घर से गायब हो चुके होते हैं। वो लोग उन्हें घर में ना पाकर हर तरफ देखते हैं और गोह्योन उन गुंडों को चप्पा चप्पा छान मारने को बोल देता है। दरअसल डोंगजू और वॉनबे घर में ही छुपे हुए होते हैं और उनके घर से निकलने के बाद वो भी वहां से छुपकर बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डो यूनाम को फोन करके बता देता है कि अगर डोंगजू तुमसे राब्ता करे तो मुझे सबसे पहले खबर दे देना। यह सुनकर हुई चियोल कहता है कि काश के वो कभी वापस ना आए, तभी तुम उसकी जगह अपने हस्बैंड पर ध्यान दोगी। वो यूनाम को पास खींचने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसका कोट ठीक करके उसे दूर हटा देती है। बाद में ये दोनों शॉपिंग करने साथ में मॉल भी आए हुए होते हैं और वहीं मॉल में डोंगजू भी अपने पहने हुए कोट के जरिए मॉल से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है कि इसे किसने खरीदा था। मॉल वाले उसे कस्टमर इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं। इतने में यहाँ पर यूनाम भी आ जाती है और डोंगजू को यहाँ पर देखकर वो हैरानी से उसके करीब आती है। वो उसे तब डोंगजू कहकर बुलाती है और दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे होते हैं और इसी अमेजिंग सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।